हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम इन पूनम कॉमर्स क्लासेस। हम लेखांकन सिद्धांत में कंसेप्ट जो है वो अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के दो टाइप थे। पहला कंसेप्ट्स और जो दूसरा टाइप था वो था कन्वेंशंस। यहाँ पर हम अपनी पिछली क्लास में कंसेप्ट्स जो हैं वो स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम कन्वेंशन को स्टडी करेंगे। हिंदी में इसे मान्यताएं या परिपाटी भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले इसकी बात आती है डेफिनेशन की कि कन्वेंशंस क्या है। कन्वेंशंस वो मान्यताएं हैं, वो यूजेस हैं, वो कस्टम है जो सभी अकाउंटेंट एक जनरल जो है एग्रीमेंट करके यूज करते हैं। मतलब इन कन्वेंशंस को यूज करना मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर अगर जो अकाउंटेंट है वो एग्री हो तो इन मान्यताओं को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात आती है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस है इनकी डेवलपमेंट पे। इसकी जो कंसेप्ट का डेवलपमेंट है वो लॉ से हुआ है। मतलब जो कंसेप्ट है वो किससे डेवलप्ड हुए हैं? बाय लॉ। ये ऐसे रूल हैं जिनके लिए कानून बनाया गया है, लेकिन जो कन्वेंशन है वो किसी तरीके के कानून के अंतर्गत नहीं आती है। ये कुछ यूजेस है या कस्टम है जो चली आ रही है और उनको एज इट इज अडॉप्ट किया जा रहा है। यहाँ पर अगला डिफरेंस ये है कि कंसेप्ट में नो रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट का कोई रोल इसमें नहीं होता है। लेकिन कन्वेंशन जो है वो किस पर बेस्ड है? उसमें पर्सनल जजमेंट लेकिन यहाँ पर जो परिपाटी है उनमें पर्सनल जजमेंट कर सकता है अकाउंटेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है कंसेप्ट का वो ये है कि कंसेप्ट जो है वो यूनिफॉर्म अडेप्ट किए जाते हैं अकाउंटेंट्स के द्वारा। लेकिन यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि अकाउंटेंट उन्हें यूज भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। तो यहाँ पर इनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये डिपेंड करेगा अकाउंटेंट पे कि वो उस कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमने कंसेप्ट्स और कन्वेंशन में डिफरेंस कर लिए। कंसेप्ट जो है वो लॉ से निर्मित हुए हैं। ये यूजेस और कस्टम है जो पुराने समय से चली आ रही है और उनको एज इट इज हम अपनाए हुए हैं। यहाँ पर पर्सनल जजमेंट का कोई रोल नहीं होता, नहीं करता जो है अकाउंटेंट। यहाँ पर्सनल जजमेंट किया जा सकता है। ये यूनिफॉर्म अडॉप्टेड है बाय अकाउंटेंट्स, लेकिन यहाँ पर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कन्वेंशन कितनी तरह की होती है। जैसे हमने
कंसेप्ट्स पढ़े। कंसेप्ट्स में हमने काफी सारे कंसेप्ट्स की स्टडी की, तो ऐसे ही कन्वेंशन की भी स्टडी हम इस क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली कन्वेंशन है वो है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि पूरी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन यूजर को चाहिए वो इंफॉर्मेशन कंप्लीटली शो की जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यहाँ पर ये कहा जाता है इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जगह नहीं है या कोई भी रीजन के कारण किसी भी तरीके की आइटम या मद हम उसमें लिखने से भूल जाते हैं, तो यहाँ पर आप फुट नोट के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज जो है वो बैलेंस शीट में ना दिखा करके फुट नोट में दिखाई जाती है। ये वो लायबिलिटीज है जो ड्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उस कोर्ट केस में अगर हम हार गए तो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, अगर जीत गए तो वो हमारी लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि इस कन्वेंशन में जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है उनको फुल्ली डिस्क्लोज किया जाए, किसी तरीके के भी तथ्य को छुपाया नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर जिस यूजर को जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए वैसी इंफॉर्मेशन वो उससे ले सके और फुल्ली सेटिस्फाई हो सके। तो यहाँ पर फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कन्वेंशन जो है आई हैव एक्सप्लेन। इसके बाद जो नेक्स्ट कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इसका मतलब होता है निरंतरता की परिपाटी। इसका मतलब है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाए उनमें कंसिस्टेंसी हो। मतलब कि जो बिजनेस एंटिटी है वो जो भी मेथड अकाउंटिंग के यूज कर रही है उसमें कंसिस्टेंसी रखे, ताकि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपैरिजन किया जा सके पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या दूसरी फर्म या दूसरी बिजनेस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। यहाँ पर जैसे एग्जांपल मैं ले रही हूं कि डेप्रिसिएशन। अब यहाँ डेप्रिसिएशन लगाने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे हम SLM मेथड कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड। तो यहाँ पर अलग अलग डेप्रिसिएशन के मेथड है। तो यहाँ इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बिजनेस एंटिटी को क्या करना चाहिए, एक मेथड जो उस एंटिटी के लिए सुटेबल है उसे ले और हर साल उसी मेथड को यूज करे, ताकि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी आ सके। अगर वो हर बार अपने मेथड को चेंज करेगा तो यहाँ पर उसके अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी और वो अपने अकाउंट्स को दूसरी एंटिटी के अकाउंट से या अपने खुद के अकाउंट से भी कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। इसी के साथ जैसे दूसरा एग्जांपल स्टॉक के वैल्यूएशन का है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो यहाँ ये जो स्टॉक का वैल्यूएशन है इसके भी सो मैनी मेथड है, जैसे एवरेज स्टॉक मेथड,
जैसे लीफो मेथड, जैसे फीफो मेथड। तो इस तरीके से स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए भी बहुत सारे मेथड हैं। तो यहाँ इन मेथड्स को भी कंसिस्टेंटली यूज किया जाना चाहिए। ये नहीं कि एक साल हमने एवरेज स्टॉक मेथड को अपनाया, दूसरे साल लीफो मेथड को, या तीसरे साल जो है उसको फिर चेंज कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इन मेथड को चेंज नहीं करेंगे तो अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा ये रिजिडनेस आ जाएगी, या ये जो मेथड है ये स्टैटिक हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगी कि इन मेथड्स को आप जब अगर जरूरत पड़ रही है या सरकमस्टेंस ऐसी हो गई है कि आपको चेंज करना पड़ेगा, तो यू हैव टू चेंज। आप इनको चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये कन्वेंशन ये कहती है कि हमेशा अगर आपने एक मेथड को यूज कर लिया तो उसी को आप हमेशा कंसिस्टेंटली 4 साल, 5 साल, 6 साल यूज करते रहें। अगर आपके बिजनेस की सरकमस्टांस चेंज हो रही है तो आप मेथड भी चेंज कर सकते हैं, जो उस सरकमस्टांस में सुटेबल मेथड होगा। यहाँ पर अगली जो कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, या इसे कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस भी बोला जाता है। ये कन्वेंशन जो है स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो एंटीसिपेटेड लॉस है उनको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसीडर किया जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, उनके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई भविष्य में आपको लाभ दिखाई दे रहा है या गेन दिखाई दे रहा है तो उसको इग्नोर कर दो। एंटिसिपेटेड लॉस और एंटिसिपेटेड प्रॉफिट और गेन का मतलब है ऐसे लॉस या ऐसे गेन जो फ्यूचर में हो सकते हैं, जिसके फ्यूचर में होने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर ये कन्वेंशन ये कहती है कि लॉस के लिए तो आप हमेशा तैयार रहें, लेकिन जो गेन है या प्रॉफिट है उसको इग्नोर कर दो। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ये है कि हम बैड डेट्स के लिए प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो यहाँ पे क्या हम जो प्रोविजन करते हैं जरूरी है कि उतने ही हमारे बैड डेट्स हो सकता है कि हमारे सारे देनदार पैसा चुका दें। तो यहाँ पर ये जो एंटिसिपेटेड लॉस को जो है कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये कन्वेंशन, इस कन्वेंशन से इसकी एक ड्रॉबैक है कि इसमें लॉस जो है अगर उसको कंसीडर कर ले तो इससे प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और जो एसेट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, अंडरवैल्यूएड हो जाएंगी, अंडरस्टेटमेंट में हो जाएगी उनकी। और यहाँ पर जो लायबिलिटीज हैं वो ओवर वैल्यूएड हो जाएंगी, और ऐसा होने से सीक्रेट रिजर्व बन सकते हैं। और जब सीक्रेट रिजर्व बन जाएंगे तो ये फुल डिस्क्लोजर वाली जो कन्वेंशन है क्या हो जाएगी, ये जो है लैप्स हो जाएगी, ये आपस में क्या करेंगी, कन्फ्लिक्ट करेंगी। क्योंकि मैंने तो बताया था कि आपको हर एक कोई भी जो
आइटम है सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉफिट को कम करके, क्योंकि एंटिसिपेटेड लॉसेस को तो हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाले लाभ है उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। इससे हमारे प्रॉफिट क्या होंगे, कम होंगे। और यहाँ एसेट्स में हम डेप्रिसिएशन जो लगा रहे हैं वो डेप्रिसिएशन के कारण या किसी भी तरीके की रिजर्व वगैरह बनाने से लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएंगी और एसेट्स हमारी अंडरवैल्यूएड हो जाएंगी और इससे सीक्रेट रिजर्व बन जाते हैं, सीक्रेट प्रॉफिट जो है बन जाते हैं, जो बिजनेस के फुल डिस्क्लोजर जो कन्वेंशन है उसको कन्फ्लिक्ट करता है। अगली जो कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन कि केवल उन्हीं इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जाए जो यूजफुल है, जो महत्वपूर्ण है, जो बेनिफिशियल है यूजर्स के लिए। बिना वजह फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लंबा चौड़ा या जानबूझकर उनको बहुत बड़ा ना किया जाए। जो यूजलेस एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, किसी भी तरीके की कोई बेनिफिट नहीं है, उन इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल नहीं किया जाए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस यूजर के लिए इम्पोर्टेंट है और किस यूजर के लिए ये अनइम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे दिखाने चाहिए ताकि मैक्सिमम यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन जो है यूजफुल हो। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं और अगर स्टॉक के वैल्यूएशन में 500 का जो स्टॉक कम दिखाया गया या ज्यादा दिखाया गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कैश की आइटम दिखा रहे हैं वहां पर ये 500 रुपीज मायने रखते हैं। तो यहाँ देखना है हमें कि आइटम क्या है, मद क्या है, उस मद के अकॉर्डिंग, उस आइटम के अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन को बिल्कुल एक्यूरेट दिखानी है या थोड़ा जो है उसमें 19-20 हो सकता है, ये डिपेंड करेगा उस आइटम पे। तो आइटम वाइज हम उसकी यूजफुलनेस देख करके ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करें। यहाँ जो ये मैटेरियलिटी की जो कन्वेंशन है ये कॉन्फ्लिक्ट है फुल डिस्क्लोजर का। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन कहता है कि सभी सूचनाओं को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जाए, लेकिन ये कन्वेंशन क्या कहती है, केवल महत्वपूर्ण सूचनाओं को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जाए। तो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आपस में ही विरोधाभास कर रहे हैं, कुछ कन्वेंशन भी आपस में विरोधाभास कर रही है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कमी है, ड्रॉबैक है, जिसको पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते हैं। तो यहाँ पे इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए